हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद सिंह राठौर आपके अपने चैनल राठौर स्टडी हब में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सीखा, जिसमें हमने Q बराबर N के बारे में बताया। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ। इसके बारे में हम पूरा आपको डिटेल बताएंगे। इसके लिए सबसे पहले हमको क्या सीखना है, जिसके आधार पर कूलाम के नियम संबंधी हर पहलू पर हम आसानी से समझ सकें। इसके लिए हमको बस सीखना पड़ता है बल F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये हमको याद होता है या याद हम कर लेते हैं। इसी सूत्र से सब चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे कूलाम के नियम संबंधी। F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 Q2 एक हमारा ये आवेश है Q1, एक हमारा ये आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी हमारी है R, जैसा कि कूलाम ने अपने प्रयोगों के आधार पर बताया। Q1 तथा Q2 पॉइंट चार्जेज हैं, बिंदु आवेश हैं, बिंदु आवेश हैं। R आवेशों के बीच की दूरी है, बीच की दूरी। F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। इतना हम पहले सीख लेते हैं कि Q1 Q2 हमारे दो बिंदु आवेश हैं, जिनके बीच की दूरी स्मॉल r है। इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है। अब यहाँ पर आकर्षण बल लगेगा क्योंकि हमने Q1 Q2 यहाँ पर Q1 Q2 दोनों बल हमने लिए हैं, तभी ये नहीं बता सकते हैं अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक धनात्मक आवेश ले लें, एक ऋणात्मक आवेश, तो आकर्षण बल लगेगा। ये बात क्लियर हम कर देते हैं कि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि दो प्रकार के आवेश हमारे होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सजातीय आवेश अगर हम बोलेंगे, उसका तात्पर्य ये होगा कि दोनों आवेश या तो धन धन है या तो ऋण ऋण है। और विजातीय आवेश कहने का तात्पर्य होता है कि एक धन आवेश है, एक ऋण आवेश है। तो हम यहाँ पर दोनों ही धन आवेश ले रहे हैं, इसका मतलब इसमें लगने वाला बल कैसा होगा? आपका प्रतिकर्षण बल होगा। अगर इसमें एक हम धन आवेश ले लें, एक ऋण आवेश ले लें, तो आकर्षण बल रहेगा। दोनों ही आवेश अगर हमारे ऋणात्मक हो जाएं, तब भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो बल के बारे में हमें नॉलेज हो गया, जो सामान्य बात है। अब आते हैं हम कूलाम के नियम में, जो कि हमने आपको बताया था कि सब कुछ हम सूत्र के आधार पर बताएंगे। तो उसी को लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमने तैयार किया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ पर Q1 तथा Q2 बिंदु आवेश हैं, R आवेशों के बीच की दूरी है, F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। इतना हमको तैयार है। अब नियम हम लिख सकते हैं इसको, क्यों कूलाम के नियम का सूत्र है ये। तो हम लिख सकते हैं कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तैयार हो गया आपको? फिर हम दोबारा रिपीट किए देते हैं। सूत्र के आधार पर ही हम लिखेंगे अपने शब्दों में। दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल
उन दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा कूलाम का नियम तैयार हो गया, जो प्रायः बोर्ड पेपरों में पूछा जाता है। इसके बाद जब हम एफ समानुपाती में हैं, एफ समानुपाती को जब हम बराबर लिखते हैं तो गणित के नियम के अनुसार बराबर के लिए हमें कोई नियतांक लाना पड़ता है। तो यहाँ पे कूलाम ने बताया था, तीनों एक नियतांक लिया था के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। के आपका है, कह सकते हैं, कूलाम नियतांक। अब कूलाम ने चूंकि यह नियम प्रयोग के आधार पर बताया था, प्रायोगिक नियम है, इसलिए इस सूत्र को कहीं से हम निकाल नहीं सकते हैं, प्रायोगिक परिणाम है। सैद्धांतिक होता तो निकालने की बात होती। तो के भी इनका कूलाम नियतांक है, जिन्होंने प्रयोग के आधार पर इसका मान बताया था हमें 9 × 10⁹। अभी केवल हम वैल्यू लिख रहे हैं, इसके मात्रक की बात हम आपको यहाँ के को तैयार करवा देंगे कि के का मात्रक क्या होगा। के का मात्रक अगर हमको बताना है तो के का मात्रक अगर हम लेते हैं तो मिलता है हमें FR स्क्वायर बटे Q1 Q2 से न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। वो मालूम है, F बल न्यूटन, R दूरी मीटर, Q1 Q2 कूलाम स्क्वायर। इसलिए इसका मात्रक मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। कहने का मतलब 9 × 10⁹ मान आपका होता है, जो प्रायः पेपरों में दिया भी रहता है। इम्पॉर्टेंसी इसकी है नियतांक के मात्रक की, जो कि हमें बगैर याद किए हुए सूत्र से कैलकुलेट कर दिया हमने कि न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। इसके को आगे चल के सुविधा के लिए लिखा जाता है 1/4πε0 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। 1/4πε0, इसका मतलब हमारा सूत्र हो जाता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब 1/4πε0 में एक नई चीज हमारी आ गई, निर्वात की विद्युतशीलता ε0। ε0 हमारा क्या हो गया, निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपकी आ गई। 1/4πε0 में एक नया ग्रीक अक्षर आया आपका ε0। ε0 भी बोलते हैं लोग, हम सामान्यतः ε0 बोलते हैं। ε0 निर्वात की विद्युतशीलता, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका कि मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। रही मात्रक की बात, तो मात्रक हम चूंकि 1/4πε0 का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर है और ε0 बटे में है, तो ε0 के मात्रक के लिए ये सभी मात्रक हर अंश में चेंज हो जाएंगे, अंश हर में। तो हमारा मिलेगा इसका मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। ε0 निर्वात की, इसका तब निर्वात के लिए दो बिंदु आवेशों पे लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का सूत्र आपको मिल गया। F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जिसमें ε0 निर्वात की विद्युतशीलता है, जिसका मान उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मान आपका दिया रहता है, फिर भी हम प्रैक्टिस द्वारा हमें याद हो जाता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक इसका इम्पोर्टेंट है। फिर आते हैं ε0 की विमा।
अगला जो हमारा स्टेप है, जो हम परीक्षाओं में, बोर्ड परीक्षाओं में, कंपटीशंस में पूछा जाता है, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। मात्रक के बाद हर चीज में हम बीमा में आते हैं। बीमा की बात करें तो कूलाम स्क्वायर आपका बनता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर। न्यूटन एम एल टी माइनस 2, आप जानते हैं न्यूटन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसलिए एम एल टी माइनस 2 और मीटर स्क्वायर। ये आपका फिर बनता जाके यम ऊपर जाता है तो हो जाता है m माइनस 1 एल स्क्वायर एल क्यूब बनता है, तो ये बन जाता है, ऊपर जाता है तो l माइनस 3, t माइनस 2 ऊपर जाता है तो t की घातें 2 2 4 हो जाती हैं और a स्क्वायर हो जाता है। ये आपकी हो गई बीमा, एप्सिलॉन जीरो की बीमा। एप्सिलॉन जीरो का मात्रक हो गया, आपकी बीमा हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो की वैल्यू हो गई, कूलाम का नियम हो गया। अगर माध्यम की वैद्युशीलता हो, माध्यम कोई हो, निर्वात के अलावा इन आवेशों के बीच में कोई माध्यम हो, उस स्थिति में बल का फार्मूला होता है F माध्यम, हम ऐसे लिखे देते हैं, बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इस एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन जीरो के कहते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसका मतलब एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन यहां पर है माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन और एप्सिलॉन जीरो में रिलेशनशिप हो गई, एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन जीरो के। यहीं पे लिखा हमने, एप्सिलॉन लिखा, माध्यम की वैद्युतशीलता आ गई। अगर माध्यम, अगर हम केवल एप्सिलॉन लिख के एप्सिलॉन जीरो के लिखते हैं, जहां पर के माध्यम का क्या है? परावैद्युतांक है। के बराबर माध्यम का परावैद्युतांक। इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो के बराबर हमारा हो जाता है एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन जीरो। एक नई चीज हमें मिल जाती है, माध्यम का परावैद्युतांक की परिभाषा बन गई आपकी सूत्र से। क्या हम दे सकते हैं? किसी माध्यम का परावैद्युतांक माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता का अनुपात कहलाता है। या हम इस तरह कह सकते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। के बारे में, ये के एक विमाहीन राशि है। इस के बारे में जब आते हैं तो के का मान जो है हमारा, अगर जनरली हम जाएं तो के का मान वायु के लिए, सबसे पहले हम आ जाते हैं वायु के लिए या निर्वात। निर्वात के लिए के का मान 1 होता है। धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है। अन्य माध्यमों के लिए के का मान जो है 1 से बड़ा होता है। क्लियर? निर्वात के लिए के का मान 1 हो जाता है, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो बन जाता है। जैसे हम बना सकते हैं, एक ही सूत्र तैयार करके 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो के Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। धातु के लिए के का मान अनंत होता है। माध्यमों के, अन्य माध्यमों के लिए जब बात करते हैं तो के का मान सदैव 1 से बड़ा होता है। कहने का मतलब है के का मान सदैव 1 या 1 से बड़ा ही होता है, अनंत तक होता है, 1 से कम कभी नहीं होता है।
दूसरी बात, अगर बल की बात करें, सूत्र को देखें तो माध्यम में के नीचे आता है। इसका मतलब अगर के बढ़ेगा, निर्वात के स्थान पर कोई माध्यम रखेंगे तो बल आपका कम हो जाता है। एक निष्कर्ष ये निकला कि बल आपका कम हो जाएगा, क्योंकि 1/4πε0 बल का सूत्र है, दूसरे में माध्यम के लिए 1/4πε0 के है। इसका मतलब निर्वात की अपेक्षा किसी भी अन्य माध्यम में अगर बल हम निकालते हैं तो के का मान कम हो जाता है। अगर वही हम धातु के लिए निकालते हैं तो चूंकि के इनफाइनाइट है इसलिए बल 0 हो जाता है, क्योंकि समथिंग अपान इनफाइनाइट करेंगे तो क्या बनेगा, 0। ये आपकी रही माध्यम के परावर्तन की बात। अब हम बात करते हैं इस आवेश के बारे में। हमने बताया आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगता है। कूलाम के नियम में हमने बताया कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए इसकी दिशा इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। इसको प्रायः कूलाम के नियम में कुछ लोग जोड़ देते हैं, वरना जितना हमने बताया इतना ही काफ़ी है। दिशा के बारे में अलग से हम सीख सकते हैं कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बल की दिशा होती है। अब बल को दिखाते कैसे हैं, प्रायः इसमें बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, सबको, आप लोगों को, कि जैसे प्लस है, ये धनात्मक आवेश है, मान लिया हमारा धन आवेश, ये भी धन आवेश है। तो धन आवेश में अगर Q2 के कारण, Q2 आवेश के कारण Q1 पर अगर बल लग रहा है तो ये बल आपका बाहर की ओर लगेगा, और Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है तो ये भी बल बाहर रहेगा, जो कि प्रतिकर्षण बल है। अगर यही आपका धन के बजाय ऋण हो जाए एक बल, तो आकर्षण होगा जिसकी दिशा किधर की होगी, आवेश की ओर होगी। कहने तो प्रतिकर्षण आवेश से दूर बनाते हैं डायरेक्शन में, और आकर्षण बल को आवेश की ओर दिखाते हैं। ये डायरेक्शन रहे आपके, जब न्यूमेरिकल्स कैलकुलेट करेंगे तो उसमें हम बल की दिशा दिखाएंगे, तभी हम बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार सभी बलों को जोड़ेंगे। आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल को किस तरह शो करते हैं। अब बात आपकी आई, हमने कहा था कि अगले वीडियो में आपको कूलाम की परिभाषा बताएंगे। वैसे तो कूलाम की परिभाषा हम इससे भी दे सकते हैं, कूलाम के नियम से, पर आपको इजी रहता है कि एक धारा और आवेश में संबंध होता है, Q बराबर IT। ये धारा Q आपका जिसमें आवेश है, I बहने वाली धारा है, T आपका समय है। इसके आधार पर हम Q की परिभाषा दे सकते हैं, बना लेंगे हम लोग। 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो, 1 सेकंड में प्रवाहित हो, आवेश कितना प्रवाहित होगा, तब 1 कूलाम। कहने का मतलब कह सकते हैं हम, किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, समझने का प्रयास करिए, कूलाम की परिभाषा बना रहे हैं, याद करने की जरूरत नहीं है। I 1 एम्पियर, किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से, क्योंकि चालक जो होता है उसके अनुप्रस्थ परिच्छेद से आपका आवेश प्रवाहित होता है प्रायः। तो जब किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को ही हम 1 कूलाम कहते हैं। मिल गई आपको कूलाम की परिभाषा, सामान्य डिफिनीशन एकदम। ये आपका सूत्र आगे प्रयोग में भी आएगा। इसके आधार पर हम धारा की भी परिभाषा दे सकते हैं, मगर फिर हम रिपीट कर लेते हैं डिफिनीशन को कूलाम की, कि 1 कूलाम किसे कहते हैं। किसी चालक में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर
चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को कूलाम, एक कूलाम कहते हैं। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को एक कूलाम या कूलाम कहते हैं। इसी में जब आगे बढ़ेंगे तो हम आई की परिभाषा देना चाहें तो आई बराबर Q बाई टी होता है। तो किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश को वैद्युत धारा कहेंगे। अगर 1 एम्पियर की परिभाषा बतानी है तो किसी चालक से प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश 1 कूलाम हो तो बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। कूलाम के बारे में समझ में आ गया आपको, कूलाम का नियम समझ में आ गया। कूलाम में आकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल के बारे में हमने बताया। अगर ये माइनस हो जाएगा और प्लस ये रहेगा तो इसके बीच लगने वाली बल की दिशा आपकी जो है इधर को होगी, या प्लस माइनस में कहने का मतलब आवेश की ओर होती है। और अगर प्रतिकर्षण बल है तो बाहर की ओर दिखाया जाता है, जिसको हम जब कोई एक न्यूमेरिकल आपको कैलकुलेट कराएंगे तो आपका फाइनल हो जाएगा। इसके बाद कूलाम के नियम के सदिश रूप की बात आती है, जिसका जो भी कूलाम के नियम में और चीज़ें बती हैं वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। परंतु हम आपको कूलाम के नियम प्रायः 1 नंबर में एक सिंपली क्वेश्चन आ जाता है कि सदिश रूप में लिखिए। तो हम सदिश रूप में तो लिखना हम तुरंत आपको बता देते हैं कि सीधे लिखते कैसे हैं। बाकी इसका डिटेल हम अगले उसमें बताएंगे। जैसे हमारा फार्मूला मिला F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। इसमें अगर हम वेक्टर लगा दें, हम यहाँ समझा देते हैं आपको। F वेक्टर है हमारा, Q1 Q2 हमारा वेक्टर नहीं है। पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख लेते हैं, या 1/4 पाई 0 Q के माध्यम के लिए। Q1 Q2 हमारे वेक्टर है नहीं। R² अगर हमें लिखना है तो यहाँ पर R यूनिट वेक्टर लिख देंगे, और अगर हमें वेक्टर में ही दिखाना है तो Q1 Q2 बटे R³ लिख करके R वेक्टर दिखा देंगे। ये हमने आपको आगे बढ़ाया है। इसका डिटेल हम अगले वीडियो में कल आपको समझाएंगे, जो नया वीडियो हम आपको देंगे। और उसके साथ साथ कोई आपको कूलाम के नियम का एक आंकिक प्रश्न भी हल करवाएंगे। इसी के साथ हम आपको बताना है, साथ में भी चाहते हैं कि फिर आप हमारे वीडियो को डीप स्टडी करिए, कायदे से समझिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती तो आप कमेंट करिए। और हम बार बार इस बात को बताते हैं कि अगर कोई आपको विशेष टॉपिक पढ़ना है तो आप कमेंट में हमें बताइए। धन्यवाद।